अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाजिर हूँ मैं सऊदी अरब की आज की अहम खबरों के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताता हूँ आज की अहम खबरें। दोस्तों, आज की सबसे अहम खबरों में जो है सऊदी अरब की तरफ के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी करके बताया गया है कि एक विज्ञापन जारी करके जो है कुछ प्रमोटर्स ये प्रमोट कर रहे थे कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो एक कोई एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग ले रहे थे और जो है पेमेंट के ज़रिए वो लोग बुकिंग ले रहे थे। तो उसके प्रमोटर्स को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसके लिए जो है लोगों को आगाह किया गया है कि इस तरह के किसी भी विज्ञापन पे या फिर किसी भी तरह के एप्लीकेशन पे अपने आप को रजिस्टर ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब के अंदर सेहती ऐप, जो कि इंग्लिश में हेल्थ ऐप है, माई हेल्थ के नाम से है और अरबिक में सेहती नाम से है, उसी एप्लीकेशन पे बुकिंग करें और अपना जो है वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट ले करके वैक्सीनेशन के टाइम पे जा करके वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीनेशन करवाएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों, किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें। ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है सऊदी अरब के अंदर, इसका किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। अगर कोई भी इस तरह का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलता है तो आप मिनिस्ट्री की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो हेल्पलाइन नंबर है 937, उस पर आप कॉल करके उनको इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि इस तरह के जो ठगी वाले लोग हैं उनको पकड़ा जा सके और इस पर रोक लगाई जा सके। दोस्तों, खबरों में आगे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि पिछले दिन जो है वो तकरीबन 25,66,323 खुराक जो है वो अब तक लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीनेशन की, जिसमें कि लगातार प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। और मंत्रालय ने बताया है कि 17 दिसंबर से पहला टीकाकरण का चरण स्टार्ट किया गया था, जो कि आगे फरवरी में कुछ दिक्कतों की वजह से और वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से जो है फिर से दोबारा से स्टार्ट हुआ था। 18 फरवरी से टीकाकरण की प्रक्रिया जो तेज़ी लाई गई थी, इससे जो है वो काफ़ी तेज़ी से टीकाकरण हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द इस वबा पे काबू पा लिया जाएगा सऊदी अरब के अंदर। तो अगली खबर जो है वो मक्का और मदीना मुनव्वरा के तरफ से दी गई है। लोगों को बताया गया है कि आने वाले रमज़ान में जो है वो इफ़्तार के दस्तरख़्वान जो है वो लगाए जाने की अनुमति दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जो है वो रमज़ान के महीने में जो जिस तरह से पहले दस्तरख़्वान लगा करते थे, उन दस्तरख़्वानों को फिर से लगाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला सभी लोगों को जो है वो इफ़्तारी की दावत दी जाएगी लोगों को। यानी कि जैसे कि पिछले साल जो है कोरोना आने की वजह से काफ़ी जगहों पे मस्जिदें और जो कि जितने भी मदीना मुनव्वरा है और मक्का अल मुकर्रमा है, जहाँ पे इफ़्तार की दावतें वो नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना एसओपीज़ की वजह से सभी मस्जिदों को बंद कर दिया गया था, नमाज़ें भी घर पे ही पढ़ी जा रही थी। तो उसी के लिहाज में जो है आज वो अनाउंसमेंट की गई है, जुमेरात को ये अनाउंसमेंट आई है कि जो भी मस्जिद हैं, मस्जिद नबवी और मक्का अल मुकर्रमा में जो हरमैन है, वहाँ पे जो है रमज़ान के दिनों में दस्तरख़्वान लगाने की अनुमति सरकार की तरफ से दी जाने की पूरी संभावना है। यानी कि उसकी सूचना जो है वो एक हफ़्ते पहले दी जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है आगे का प्लान रहेगा। हालांकि शेख अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सुदैस ने, जो कि इन दोनों मस्जिदों के सचिव हैं और जो इस प्लानिंग करते हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस योजना के तहत जो है वो रमज़ान के महीने में सभी तरह के जहाँ भी यानी कि जैसे कि मस्जिद हो या फिर बाहर भी कहीं पे भी टेंट वगैरह लगा करके जो इस तरह की व्यवस्था की जाती थी इफ्तारी की, तो उसको लागू किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने ये भी बताया है कि तरावी की नमाज़ जो है वो मस्जिद नबवी में आधे घंटे पहले, आधे घंटे के बाद जो है, मतलब नमाज़ होने के आधे घंटे के बाद मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो है फ़जर की नमाज से 2 घंटे पहले, यानी तकरीबन तहज्जुद के टाइम जो है वो फिर से मस्जिद को खोला जाएगा नमाजियों के लिए। आगे उन्होंने ये भी बताया है कि जो कि मस्जिद के अंदर जो क्षमता रहेगी वो तकरीबन 45,000 से अधिक रोज़ेदारों को एक बार में जो है वहाँ पे नमाज़ पढ़ने और रोज़ा इफ्तारी करने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि उन्होंने आगे ये भी बताया है कि पश्चिमी जो हिस्सा है उसको भी जोड़ा जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये जो संख्या है वो 60,000 के पार हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ेदार और ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी जो है वहाँ नमाज़ पढ़ पाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना एसओपीज़ की पालना वैसे ही की जाएगी जैसे पहले चल रही थी और इसके लिहाज से जो है किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी लोगों को।
और जो भी नमाजी आएंगे या जो भी रोज़ेदार आएंगे इफ्तारी करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उन्हें कोरोना SOPs की पालना पूरी तरह से लागू रहेगी उनके ऊपर। दोस्तों अगली खबर जो है वो नूर अल रियाद के हवाले से है। जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ 10-15 दिन पहले मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी कि रियाद के 13 स्थानों पे जो है वो नूर अल रियाद नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, जिसकी शुरुआत जो है वो 18 मार्च को की जाएगी। तो उसकी शुरुआत कल हो गई है और 18 मार्च को इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो रियाद के जो आर्ट एंड कल्चर के जो निदेशक हैं मिस्टर खालिद अल जमील, उन्होंने बताया है कि राजधानी रियाद में नूर रियाद के नाम से जो उसका पहला संस्करण है उसको लॉन्च कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रोग्राम जो है वो वैश्विक स्तर पे वार्षिक होगा, यानी कि हर साल यह वर्ल्ड लेवल पे आयोजित किया जाने का संभावना है। और इसमें जो है कि अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकार जो हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें लाइटिंग के अलग अलग जो वैराइटीज़ होती हैं उनको वो लोग शो करेंगे। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और जो भी कलाकार आएंगे बाहर से, वो भी जो है वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि कोरोना SOPs की पालना सबको करना इसमें अनिवार्य रहेगा और जो भी SOPs तय की गई हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी रहेगा। उन्होंने आगे बताया है कि नूर अल रियाद प्रोग्राम जो है वो 17 दिनों की तक जारी रहेगा और इस प्रोग्राम में जो है वो तकरीबन लेकिन 17 दिन के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि ये ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके जो छोटे मोटे प्रोग्राम जो होंगे, जैसे नूर अल गैलरी और नूर अली के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स को जो है वो उसमें कलाकृतियों को जो है वो प्रदर्शित किया जाएगा और इसको जो है तकरीबन आगे 3 महीने तक इसको लगातार प्रदर्शित करने की संभावना रहेगी। ये प्रोग्राम जो है शाम को 6 बजे से स्टार्ट होकर के रात्रि के 1 बजे तक चलता है, रोज़ चलेगा। और राजधानी के जो है वो 13 अलग अलग स्थानों पे ये लगातार चलेगा। इन स्थानों में जो है वो किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और किंग अब्दुल्ला हिस्टोरिकल सेंटर, पाम स्पोर्ट्स पार्क, डिजिटल सिटी, किंगडम टावर, वैन हनीफा पार्क, वादी नामार पार्क, अल-तुरीफ हिस्टोरिकल नेबरहुड एंड नेबरहुड्स जकूजी, अल-सेफरत नेबरहुड इन कल्चरल पैलेस एंड मासमक पैलेस, किंग फहद नेशनल लाइब्रेरी और रियाद फ्रंट, इन इलाकों में जो है वो ये प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया है कि इस उत्सव में जो है वो दुनिया भर से 20 से अधिक देशों के प्रकाश के क्षेत्र से जुड़े कलाकार जो है वो 60 कलाकारों की इसमें भागीदारी दी जाएगी, जिसमें से जो है 23 सऊदी कलाकार शामिल हैं। उनकी कलाकृतियों को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर जो है वो स्वास्थ्य बीमा परिषद की तरफ से घोषित की गई है। स्वास्थ्य बीमा परिषद ने बताया है कि नियोक्ता कर्मचारी की सभी पत्नियों का बीमा करने के लिए बाध्य होंगे, ना कि केवल एक ही पत्नी के लिए। यानी कि अगर किसी की एक से अधिक पत्नी है तो उन सभी पत्नी का जो है वो बीमा उनको करना पड़ेगा लाजमी तौर पे। उन्होंने आगे बताया है कि नियोक्ता कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों का बीमा के लिए बाध्य होंगे, जो सिस्टम के द्वारा कवर किए जाएंगे। अगर कोई जो इसमें कवर किए जाएंगे उनकी जो उल्लेखन है वो इस तरीके से है कि एक पत्नी या उससे अधिक पत्नी, इसके अलावा 25 वर्ष की आयु तक के अविवाहित बच्चे, साथ में जो बेरोज़गार लड़कियां हैं जिनके मतलब माता पिता हैं और वो बेरोज़गार हैं और अगर वो काम नहीं करते हैं किसी तरह का, तो उनको भी जो है उनका स्वास्थ्य बीमा जो है इसमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा परिषद ने यह भी बताया है कि एकीकृत सहकारी स्वास्थ्य बीमा दस्तावेज के अनुसार जो है किसी व्यक्ति का BMI यानी कि द्रव्यमान अगर 45 से अधिक है, यानी अगर वो इससे ज़्यादा मोटापा है, तो उसके मोटापे की जो सर्जरी होती है जिसे गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन कहा जाता है, वो उसको भी कवर करेगा। यानी कि इस बीमा के अंदर उसे भी कवर किया जाएगा। पहले ये ऐसा शायद नहीं होता होगा, लेकिन अभी जो है परिषद ने डिक्लेयर किया है कि उसे भी कवर करना होगा। दोस्तों अगली खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आप लोगों के मन में जो संशय बना हुआ है कि हम लोग किस तरीके से ये 14 मार्च को जो नियम लागू किया गया है LRI, उसमें हम किस तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे, तो उसके लिए ये है कि एक कीवा नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसमें आप लोगों को रजिस्टर करना है। वेबसाइट पे जाएंगे आप www.kiva.sa पे, तो वहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें जा कर के आपको अपना नेशनल ID नंबर डालना है, यानी अपना इकामा नंबर या नेशनल ID नंबर, जो सऊदी होते हैं उनका नेशनल ID नंबर होता है,
और जो लोग रेजिडेंट होते हैं, जो लोग विदेशी हैं, ये जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनका इकामा नंबर होता है, उनको अपना इकामा नंबर डालना है। उसके बाद में उनका डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद में उनको वेरीफाई करना है इन्फॉर्मेशन को। आगे जा कर के जो है उनको सारी इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके से स्टेप्स बताए जाएंगे, उसको फॉलो करते हुए जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन उस पर कर देंगे। उसके बाद में जो है एम्प्लॉयर जो होंगे उनको सर्च करेंगे उस पर, तो उनसे रिलेटेड जो जॉब्स होंगी वो उनको भेजी जाएगी, उनके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा और उसमें भी उनको, एप्लीकेशन में भी उनको जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। तो कीवा नाम से ये वेबसाइट है, www.kiva.sa। इस पर आपको जा कर के रजिस्ट्रेशन करना आपको ज़रूरी है अगर आप अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं या किसी और जॉब में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगली खबर जो है वो मक्का क्षेत्र की पुलिस की तरफ से जारी की गई है। मक्का पुलिस के मीडिया प्रवक्ता ने बताया है कि गुरुवार को जो है वो 4 म्यांमार के राष्ट्रीयता के निवासियों को पकड़ा गया है, जो कि 30 से 40 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। ये लोग जगह जगह जो है वो लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, यानी कि जो भी अगर कहीं गाड़ियाँ लगी हुई है किसी की, तो उन गाड़ियों की विंडो शील्ड को तोड़ दिया करते थे और तोड़ करके जो उनके अंदर कीमती सामान रखे होते थे उन सामानों की चोरी किया करते थे। तो इस तरह की चोरी को अंजाम दे करके वो लोग जो है वो घटनाओं को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, इन चारों लोगों को, और प्रारंभिक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद में जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, ताकि आगे की जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। दोस्तों अगली खबर जो है वो इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पिछले 39 दिनों के अंदर जो है वो 311 मस्जिदों को अस्थायी तौर पे बंद कर दिया गया है, जिनमें से 294 मस्जिदों को फिर से खोल दिया गया है नमाजियों के लिए। स्टरलाइजेशन के बाद, सैनिटाइजेशन के बाद जो है इन मस्जिदों को फिर से खोल दिया गया है नमाजियों के लिए। दोस्तों हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि कोरोना SOPs की पालना करें और मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइजेशन करते रहें, ताकि कोरोना जो वबा है उससे कोई और बीमार ना पड़े और आप लोग भी बच के रहें, ताकि आप लोग भी बीमार ना पड़े और मस्जिदों को जो है इस तरह से बंद करने की नौबत ना आए। दोस्तों अगली खबर जो है वो हज और उम्रा मंत्रालय की तरफ से जारी करते हुए बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उम्रा करने के लिए एक बार बुकिंग करता है, तो वो एक बार उम्रा करने के बाद में यदि वो फिर से दोबारा से बुकिंग करना चाहता है, दोबारा से उम्रा करना चाहता है, तो उसको 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। 15 दिन के बाद जो है वो फिर से अपना उम्रा परमिट ले सकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एतमरना ऐप जो है वो उसके थ्रू जो है बुकिंग चल रही है आजकल उम्रा के लिए। तो आपको जो है इस तरह से जो है अपनी बुकिंग, पहले आप अगर कोई उम्रा करके आ जाते हैं एक बार, तो आपको 15 दिन के बाद में फिर से आप उसमें जो है बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद में फिर से आप उम्रा कर सकते हैं। हालांकि रमज़ान के उम्रा के लिए परमिट जो है वो आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहने की वजह से जो है एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी जाम रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है उस पर रश रहता है, जिसकी वजह से बुकिंग जल्दी नहीं मिल पाती है। तो एतमरना एप्लीकेशन की तरफ से और सऊदी हज एंड उम्रा मंत्रालय की तरफ से भी ये बताया गया है कि जिन्हें भी बुकिंग करनी है तो वो लोग जो है वो प्रयास करते रहें, इंशाल्लाह ताला उनकी बुकिंग उनको मिल जाएगी। और इसके लिए बुकिंग जो है वो 18 शाबान तक जो है वो जारी किए जा रहे हैं। और आगे जैसे भी जिस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी तरह की इसमें कोई तब्दीली होती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। दोस्तों अगली खबर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बताया गया है कि जिन लोगों का हुरूब लगा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 14 मार्च से नया नियम लागू किया गया है, तो उसमें काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि जिन लोगों का हुरूब लगा था वो उन लोगों का हुरूब जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ये सर इस तरह की कोई भी खबर जो है वो मंत्रालय की तरफ से नहीं दी गई है दोस्तों। यानी कि हुरूब जिनका था उनका लगा ही रहेगा। उनको हुरूब हटवाने के लिए वही सेम प्रोसीजर पहले की तरह जो है वो तरहील के माध्यम से या फिर जो है एम्बेसी जाना होगा और एम्बेसी जा करके जो है उनसे बात करके अपना जो है वो अपना जो भी उनका फ़ाइन वगैरह है वो उनको पे करके अपना हुरूब हटवाना पड़ेगा। और अगर किसी का हुरूब लगता है तो वो 20 दिन के अंदर में अपना हुरूब हटाने के लिए मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जा कर के ऑनलाइन जो कि एब्शर के माध्यम से जो है वो अपना हुरूब हटवा सकता है और हटाने के लिए अपील कर सकता है। बाकी उसके बाद में अगर वो नहीं अप्लाई करता है तो उसका हुरूब कंटिन्यू हो जाएगा और उसे फिर जो है हर हाल में उसको या तो अपने एम्बेसी जाना पड़ेगा या फिर तरहील के माध्यम से जो है उसे अपना हुरूब हटवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें ऐसा कुछ भी, ये रूल जो आया है नया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है
कि जिनका हुरूब हट गया है उनका या किसी का जिनका हुरूब लगा हुआ है वो हट गया है या किस तरह के कुछ ऐसा कोई अपडेट इसके अंदर नहीं दिया गया है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं आखिर में सऊदी अरब की कोरोना रिपोर्ट। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में आज बताया गया है कि 391 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा 263 जो है वो रिकवर होकर के अपने घरों को लौट गए हैं। इसी के साथ साथ 5 अन्य लोगों की जो है वो आज डेथ हो गई है। अल्लाह ताला इनके परिवारों को सब्र जमील अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की आज की अहम खबरें। दोस्तों, कुछ 2-1 दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हो गई थी। इस वजह से आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो दोस्तों, फिर अब मैं लगातार आपको वीडियोस से अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहिए और इसी तरह से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।